वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नायका के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे नायका का आईपीओ रिव्यू। इसमें जानेंगे इसके बिजनेस, फिनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, कंपनी कैसे काम करती है, जो पैसा आने वाला है वो कहाँ इन्वेस्ट करेगी, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें आपके आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए करें, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे इसमें कोई एक्सपेक्ट है क्या, तो वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स ले लेते हैं। 12 शेयर का इसका आईपीओ का लॉट है। 1175 रुपीज इसका बेसिकली प्राइस बैंड रहेगा। प्राइस बैंड है 1085 से 1125, तो 1125 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो करीबन 13,500 का आईपीओ लॉट होता है। कंपनी में सबसे बड़ा रिस्क है कंपनी के वैल्यूएशंस, जो कि करीबन 839 के पी के आसपास ट्रेड होता है। वहीं पे अगर कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो यहाँ पे 2.82% का वेटेड एवरेज नेटवर्थ है। साल 2021 कंपनी के लिए काफी शानदार रहा था, जहां पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे आ गई थी। नेट प्रॉफिट लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई थी। 2012 में कंपनी आई थी और ओवरऑल इसका जो बिजनेस है वो काफी अच्छा है। अच्छा, बात करें इसका जो बेसिकली टाइमलाइन है, 28 अक्टूबर को खुल रहा है, 1 नवंबर को ये बंद होगा, 11 नवंबर को कंपनी लिस्ट होगी। तो ये बात हो गई कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के बारे में, की आईपीओ डिटेल्स के बारे में। अब अपन देख लेते हैं कंपनी के बेसिकली यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं। कुछ यहाँ पे कंपनी के सबसे पहले बेसिक बिजनेस के बारे में बात करेंगे, फिनेंशियल्स को देखेंगे और फिर अपन आगे मूव ऑन करेंगे। प्राइमरी बिजनेस कंपनी का क्या है? बेसिकली प्राइमरी जो कंपनी का बिजनेस है वो एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे सर्विस देना है। प्लेटफॉर्म की ये सर्विस देते हैं, ये प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं जहाँ पे ब्रांड्स अपने बीपीसी यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचते हैं और कंज्यूमर्स यहाँ पे खरीदते हैं। बेसिकली टोटल प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अच्छा, इनका कुछ बिजनेस इनके ओन प्लेटफॉर्म्स यानी ओन ब्रांड से भी होता है, जिसका जो मार्केट शेयर ओवरऑल इनके बिजनेस में 15 इनके ओन ब्रांड्स है, जिससे केवल जो बिजनेस आता है 8% बिजनेस आता है। कंपनी जो काम करती है दो तरीके से करती है, ओमनी चैनल इसको बोलते हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिटेल। ऑफलाइन स्टोर भी है और ऑनलाइन इनकी साइट्स वगैरह भी होती है। ऑनलाइन से जो बिजनेस आता है वो करीबन 88% बिजनेस इनका ऑनलाइन से आता है। और उस बिजनेस के अंदर अगर अपन बात करें, 80% जो बिजनेस है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट से आता है। फैशन वाला जो बिजनेस है, दूसरा जो सेगमेंट है, वो केवल 20% बिजनेस लेके आता है। जिस इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली अपनी रिटेल इंडस्ट्री। और अगर अपन देखिए जो ब्यूटी पर्सनल केयर इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री है वो $152 बिलियन की हो जाएगी अगर अपन साल 2025 तक की बात करें। उसके अलावा इंडिया की जो ब्यूटी पर्सनल इंडस्ट्री है वो $28 बिलियन से बढ़ के यहाँ पे $16 बिलियन हो जाएगी। वहीं पे जो फैशन इंडस्ट्री है वो $124 बिलियन की हो जाएगी करंटली, जो कि $54 बिलियन की है। अगर अपन देखिए इसका जो आईपीओ साइज है वो करीबन 6,000 करोड़ के आसपास आता है, जिसमें से अगर अपन देखिए फ्रेश इशू 630 करोड़ रुपए का है। बाकी जो पैसा है वो यहाँ पे प्रमोटर्स और अदर शेयर होल्डर्स जो है अपना स्टेक बेच रहे हैं, वो पैसा कंपनी के पास कभी नहीं जाएगा। कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो केवल 630 करोड़ रुपए आएगा। 630 करोड़ रुपए से कंपनी क्या क्या करने वाली है तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी कुछ अपनी सब्सिडरीज या फिर अपने नए वेयरहाउस और नए अपने स्टोर्स खोलने के लिए। अच्छा, एक स्टोर खोलने के लिए नायका को लगभग 52 करोड़ रुपीस का खर्चा करना पड़ता है और एक वेयरहाउस खोलने के लिए कंपनी को 92 करोड़ रुपीस का खर्चा करना पड़ता है। कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे इनके अदर ओन ब्रांड्स के अंदर और यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा कस्टमर एक्वायर करने के लिए। उसके अलावा जो कुछ पैसा है वो यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, जो कि करीबन 156 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस तरीके से कंपनी काम करती है। कंपनी के प्रमोटर काफी अच्छे, FSN ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो इनका लीगल नेम है उसका मतलब है फाल्गुनी संजय नायर। अच्छा, फाल्गुनी बेसिकली फाल्गुनी नायर कोटक के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ थी, जो कि कोटक सिक्योरिटी से आज भी जुड़ी हुई है। और जो संजय नायर की अगर अपन बात करें वो यहाँ पे KKR करके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो KKR इंडिया की वो चेयरपर्सन है। ठीक है, तो अभी फाल्गुनी नायर और उनके जो एक बेटा और एक इनकी बेटी है अंचित और अद्विता, वो अभी कंपनी के एग्जीक्यूशन में है और संजय नायर नॉन एग्जीक्यूशन में। ओवरऑल ये कंपनी के ओवरऑल ये करीबन 54% के यहाँ पे स्टेक होल्ड करते हैं चारों जने मिलके। तो इस तरीके से काम हो रहा है। सेलिंग शेयर होल्डर्स या फिर अगर टॉप शेयर होल्डर्स की बात करें, जेम फाइनेंशियल, सुनील का मुंजल जो कि हीरो मोटो ग्रुप के और TPG के हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कंपनी का कोई भी परसेंटेज ऑफ स्टेक यहाँ पे प्लेज नहीं है। अच्छा, अब थोड़ी फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में एक थोड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन रही है, वो बन रही है कि यहाँ पे FY21 अगर आप देखोगे FY21 की कंपनी की जो ग्रोथ थी वो सबसे शानदार थी। कंपनी ने अपना रेवेन्यू 3 गुना किया, मतलब अगर ना डबल कर लिया 3 साल के अंदर। वहीं पे कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे हासिल करी थी केवल FY21 में करी थी। बट अभी क्या हुआ,
अगर अपन देखें 30 जून की भी बात करें तो कंपनी ने 8000 मिलियन का बिजनेस किया है, 800 करोड़ का बिजनेस किया है। पिछली बार यहाँ पे कंपनी ने 2400 करोड़ का पूरे साल में किया था। इसको एनुअलाइज कर दिया जाए तो 3200 करोड़ बैठते हैं। बट यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बुरी तरीके से हिट हो गई है। मतलब कंपनी का जो पहले नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 2.5% के आसपास बैठ रहा था, वो वापस अब है ना 1% से कम पे आ गया है। तो कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ पे अपने को आने वाले क्वार्टर में क्या देखना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनती है। पी रेशो और वो सारी चीजें तो मैं आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। एक और यहाँ पे जो सवाल उठता है वो कंपनी का बेसिकली उठता है कंपनी की बोरिंग्स पे। कंपनी की FY21 में जो बोरिंग थी 187 करोड़ की थी और वापस से एकदम से है ना बढ़ गई है, वापस 268 करोड़ हो गई है। और अगर अपन देखें 19 और 2020 में भी अगर अपन बात करें तो कंपनी की बोरिंग ज्यादा थी, बट FY21 में एकदम से कम हो गई। जिस कंपनी का प्लान हो कि अपन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स कर रहे हैं वो एकदम से यहाँ पे बोरिंग्स बढ़ा ले तो थोड़ा यहाँ पे इंपैक्ट बनता है। तो मतलब थोड़ी सोचने वाली बात है। फिनेंशियल्स के मामले में अगर अपन देखें तो ये अभी भी हिले डुले है। अच्छा, एसेट लाइट मॉडल है इसका। अगर आप इसकी बैलेंस शीट साइज देखोगे तो करीबन 16,000 मिलियन की बैठती है। मतलब कंपनी का पैसा बहुत कम लगा हुआ है। 16,000 मिलियन मतलब अगर आप समझो तो इनका जो रेवेन्यू है वो 24,000 मिलियन के आसपास है। तो बहुत कम परसेंटेज ऑफ एसेट्स यहाँ पे है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई है बिकॉज ऑफ एसेट लाइट मॉडल। अच्छा, इनका जो कैश फ्लो है मैं आपको बता दूं वो मतलब FY21 में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया था। मतलब 1500 करोड़ रुपए नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था, अगर 150 करोड़ रुपीस था। और इस अगर अपन बात करें इस क्वार्टर की तो ये जो कैश फ्लो था वो नेगेटिव कैश फ्लो था फ्रॉम ऑपरेशंस। बाकी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा कुछ है नहीं। और ओवरऑल एसेट साइज तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, इनकी नेटवर्क जो है करीबन 700 करोड़ के आसपास है। तो ये अपनी ओवरऑल बात हो गई है फिनेंशियल्स के बारे में। अब अपन बस एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, वो है अपनी कंपनी की यहाँ पे शेयर प्राइस हिस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशंस पे काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। 55,000 करोड़ की ये कंपनी वैल्यूएशन यहाँ पे अभी प्लान कर रही है और उस पर अगर अपन GMP भी जोड़ दे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस हो जाते हैं। अगर अपन देखें तो कंपनी हमेशा एक प्राइवेट कंपनी अपने DRHP RHP में शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ शेयर प्राइस हिस्ट्री भी डालती है। तो जो अभी आप देख रहे हो ये इशू प्राइस है और किस तरीके का यहाँ पे पैसा उठाया गया है वो भी है, और रीजन ऑफ नेचर ऑफ अलॉटमेंट भी दिया गया है। अगर अपन सीधा चले तो लास्ट जो बड़ा अलॉटमेंट हुआ था उसके बारे में बात कर ले, जो मार्च 2020 और मई 2020 में हुआ था। तो एक जो प्राइवेट प्लेसमेंट किया था वो 6,000 रुपए पर शेयर के आसपास किया था। और इसमें से अगर अपन देखिए लेटेस्ट जो किया था May 20 में किया था 6,000 रुपए पे। अच्छा, उस 6,000 रुपए पर शेयर को अगर अपन आज के उसमें करें, क्योंकि कंपनी ने बोनस और यहाँ पे ना स्प्लिट भी अनाउंस किया था उसके बाद से, तो अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो 200 रुपए पर शेयर पे लास्ट इनकी फंडिंग हुई थी। और आज जो पैसा उठाया जा रहा है वो 1,000 रुपए 1,100 रुपए के आसपास यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई, एक साल में 5 गुना हो गया है। और अगर अपन देखें इनकी जो वैल्यूएशन है करीबन $7.5 बिलियन की है। और लास्ट जब DRHP फाइल किया था ना तो $4.5 बिलियन की एक एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन मानी जा रही थी। तो वैल्यूएशन बिल्कुल बिल्कुल स्टीप है। अगर आप समझोगे कि यहाँ पे इतनी वैल्यूएशन गैप नहीं रहा है, पी रेशो PB रेशो वगैरह वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा स्टीपली वैल्यूड है। की बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर आपको पता होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। कंपैरेटिवली इंडिया की जो इकोनॉमी है US या फिर अदर डेवलप्ड नेशन चाइना जैसे से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। 51% पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली 40 ईयर्स से कम के आसपास की है, जिसको अपन बोलते हैं मिलेनियल्स। और जेनजेड पॉपुलेशन जो होती है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं की डिमांड होती है फैशन और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के लिए। और इंडिया में जो डिजिटाइजेशन ट्रेंड है वो काफ़ी फास्ट है, बिकॉज इंडिया में अंडर पेनिट्रेशन ज़्यादा है। अगर अपन ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें केवल 13% लोग ही इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। एक्सेस टू इंटरनेट भी बहुत कम है, 50% पॉपुलेशन ही, बट इसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगले 5 साल में जो ग्रोथ है अगर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें पेनिट्रेशन की तो 28% तक हो जाएगी। स्मार्टफोन यूजर्स और एक्सेस टू इंटरनेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो कि इसकी इंडस्ट्री को यहाँ पे अफेक्ट करेंगे। अपन बात करें रिटेल इंडस्ट्री की, अगर अपन देखें 91 ट्रिलियन रुपीस की यहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री हो जाएगी, जिसने पिछले 5 साल में जो ग्रोथ हासिल करी वो 5% की करी है। आने वाले समय में यहाँ पे 11% की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। अगर अपन देखें तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जो होता है नॉन एसेंशियल स्पेंड, उसकी जो ग्रोथ है 17% की रही है। आने वाले मतलब एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो 17% की रही है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड का अपना 35% पैसा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फैशन और BPC प्रोडक्ट्स पे चला जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। अगर अपन देखें इंडिया में जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो 13% है। ऑर्गेनाइज रिटेल का मतलब वो डीमार्ट, रिलायंस रिटेल, फ्यूचर रिटेल और जितने भी फ्लिपकार्ट और ये सारी जो चीज़ें होती है ये ऑर्गेनाइज रिटेल में काम आती है। उसके अलावा जो अपने किराने की दुकान होती है आसपास में वो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज रिटेल कहलाती है।
तो ऑर्गेनाइज रिटेल काफी तेजी से ग्रो कर रहा है एंड इट इज कंटिन्यूसली कैप्चरिंग द मार्केट ऑफ अनऑर्गेनाइज रिटेल। अच्छा, बीपीसी प्रोडक्ट्स की बात करें, जो नायका का 80% बिजनेस जहां से आता है, उसमें अगर अपन देखें उसकी जो ग्रोथ है 12% की सीएजीआर ग्रोथ है एंड इट इज हेल्दी ग्रोथ है। अगर अपन देखें इसके अंदर जो ऑनलाइन स्पेंड है वो बहुत कम है, 8% पैसा ही यहाँ पे बीपीसी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 8% ही इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू होते हैं बीपीसी प्रोडक्ट्स की शॉपिंग, ठीक है। और अगर अपन कंपेयर करें यूएस चाइना में, इसका जो ओवरऑल वो है वो काफी ज्यादा है, मतलब अपना पेनिट्रेशन, ऑनलाइन पेनिट्रेशन काफी ज्यादा है एंड इसमें जो अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट की जा रही है। वहीं पे फैशन की भी बात करें तो फैशन में भी 18% की सीएजीआर ग्रोथ है। कंपेरेटिवली फैशन के अंदर ग्रोथ ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर अपन देखें जो अपना बीपीसी प्रोडक्ट्स है। तो अगर अपन देखें फैशन में भी जो अपना ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसका देखें जो फैशन के अंदर स्पेंड है, ऑनलाइन स्पेंड कितना होता है, तो 12% स्पेंड इंडिया में फैशन प्रोडक्ट्स पे होता है। नायका का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो अगर आप देखोगे तो $16 बिलियन से बढ़ के अगले 5 साल में $28 बिलियन का हो जाएगा बीपीसी प्रोडक्ट्स के लिए। फैशन के लिए अगर अपन देखें $54 बिलियन से $124 बिलियन हो जाएगा। इन सभी फिगर से अपने को क्या पता पड़ रहा है, इन सभी फिगर से अपने को ये पता पड़ रहा है कंपनी का जो बिजनेस है हाई ग्रोथ बिजनेस है, इट इज हाईली ग्रोइंग और नायका एक नया प्लेटफॉर्म होने के कारण काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इनका अगर अपन एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें बीपीसी या फिर फैशन के अंदर हाईएस्ट एवर है एज कंपेयर टू अदर, यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करते हैं इनके पीयर से। इनका जो बिजनेस मॉडल है दो तरीके से ये लोग काम करते हैं, ओमनी चैनल और ऑफलाइन चैनल के थ्रू, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन चैनल को मिला के ओमनी चैनल होता है। इनके कुछ 80 फिजिकल स्टोर्स है 40 शहरों के अंदर, जहां पे ये लोग तरह तरह के 3 स्टोर फॉर्मेट्स में काम करते हैं, उसके बारे में बात की जाएगी। ऑनलाइन जो अगर अपन देखें तो इनकी वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह है, 55 मिलियन कम्युनिकेटिव डाउनलोड्स है, जिसमें से 13.1 मिलियन इनके ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, जिन्होंने आज तक एक भी बार सामान खरीदा है वो ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होते हैं। 88% पैसा इनका ऑनलाइन के थ्रू आता है। दो सेगमेंट है बड़े, नायका ब्यूटी केयर करके है बीपीसी प्रोडक्ट्स वाला, और नायका फैशन है अपैरल एंड एसेसरीज का। अगर अपन बात करें इनके टोटल प्रोडक्ट्स कितने, इनकी साइट पे 31 लाख प्रोडक्ट्स है जो कि 4000 ब्रांड के थ्रू आते हैं। अगर अपन इनकी जीएमवी की ग्रोथ भी देखेंगे तो काफी खतरनाक रही है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केटिंग में काम करते हैं, तो मार्केटिंग इनका 11% ऑफ द स्पेंड रेवेन्यू यहाँ पे अगर अपन देखें तो मार्केटिंग में जाता है। मेनली जो मार्केटिंग होती है सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू होती है, मतलब जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम के कोई इन्फ्लुएंसर्स ले लिए, आलिया भट्ट को ले लिया, कैटरीना कैफ के ले लिया। कैटरीना कैफ के साथ तो इन लोग ने अपना खुद का प्राइवेट लेबल भी ब्रांड लॉन्च कर रखा है। तो इस तरीके से काम होता है। तो बेसिकली कंज्यूमर और कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है ये इस डायग्राम से पता पड़ रहा है। तो बेसिकली पूरा का पूरा ये एक अपना इसका इकोसिस्टम है। ये फिगर आपको बताएगा नायका की जो ग्रोथ है जीएमवी। अच्छा, जीएमवी क्या होता है? ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं, जब आप फ्लिपकार्ट से एक सामान खरीदते हैं, मान लीजिए मोबाइल खरीदा, 15,000 रुपए का आपने मोबाइल खरीदा, वो जीएमवी कहलाता है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। उसमें से फ्लिपकार्ट को एक छोटा सा कमीशन मिलता है, मान लीजिए 1500 रुपए का, तो वो अपना बैठता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर अपन देखें तो वो इनके लिए रेवेन्यू होता है। और इबिटा मार्जिन, और इबिटा तो आप लोगों को पता ही है, इबिटा मार्जिन बहुत कम है, 6.61% का इबिटा मार्जिन है, जो कि अगर अपन जून में देखें, जून क्वार्टर में, तो वापस 3% के आसपास हो गया है। ठीक है, तो बीपीसी प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन वापस उसमें बताया गया है। तो अगर अपन देखें उनके अदर ब्रांड्स की भी बात कर लेंगे, स्टोर फॉर्मेट्स वगैरह की भी बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनका हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू है अगर अपन देखें फैशन में, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। अच्छा, अगर अपन देखें ये कुछ की ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है जो अपने को समझना बहुत बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ विजिट्स कितने प्लान कर रखे हैं कंपनी ने, तो FY21 में अगर अपन देखें तो टोटल 300 मिलियन विजिट्स हुए थे इनके प्लेटफॉर्म पे, और उसमें से यूनिक विजिटर्स कितने थे मंथली वो यहाँ पे बताया गया है। एवरेज ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स कितने थे वो यहाँ पे बताया गया है। ऑर्डर्स कितने आए थे और ऑर्डर वैल्यू कितनी आई थी। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस FY21 में था ना, वो खतरनाक था। और जो पहला क्वार्टर था जून 21, जहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ लॉकडाउन के कारण यहाँ पे हिट हो गया था, तो वो थोड़ा कंपैरेटिवली मतलब है ना इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ पे कंपनी का जीएमवी और जीएमवी ग्रोथ है, वो सारी चीजें हैं, बट इस पे अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इबिटा मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया था, थर्ड क्वार्टर जो अपना जो फर्स्ट क्वार्टर था जून 21, उसमें बहुत ज्यादा हिट हो गया था, इसलिए अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हिट हो गया। तो ये कुछ अपनी की ट्रेंड्स हो गए। फिर नायका एज अ कंज्यूमर जर्नी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर अपन देखिए तो इनकी बहुत सारी तरह तरीके की चीजें आती है। बेसिकली नायका गारंटी व्यू ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिससे अपने को ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट मिलता है। आप अगर लॉरियल का काजल खरीद रहे हो तो नायका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्टिफिकेट देगा कि ऑथेंटिकेटेड ही है, मतलब मिस सेलिंग या फिर जो अपन बोलते हैं फेक प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। तो वो बहुत बड़ा है। बेसिकली कंज्यूमर ऑथेंटिसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है।
रिव्यू एंड रेटिंग्स इनके बहुत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर आप देखोगे एक काजल पे भी इनके करीबन करीबन 10,000 तरह के रिव्यूज होते हैं, तो वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है। और इस तरीके से इनके मतलब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सबसे अलग है। और ये वैल्यू प्रपोजिशन है कि ये किस तरीके से काम करती है। अच्छा, जीएमवी की अगर अपन बात करें, 70% जो इनका बिजनेस आता है वो उनके पुराने कस्टमर्स के थ्रू आता है। ऐसे कस्टमर जिन्होंने आज से 1 साल लास्ट कभी भी एक बार अगर उन्होंने यहाँ पे इनके साथ बिजनेस किया है, एक बार ट्रांजैक्शन किया है, तो वो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर में आ जाता है। अच्छा, इनका एक है ना लॉयल्टी प्रोग्राम भी है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं इनका प्रीमियम मेंबरशिप भी है नायका प्राइव करके, जिसमें 2.1 मिलियन मेंबर्स रजिस्टर्ड है, जो कि उसमें से बिजनेस और उससे मार्जिन और उससे प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ज्यादा आएगी। और ओवरऑल आपको मैंने बताया था 13.1 मिलियन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है। तो इस तरीके से काम होता है। फिर नायका एफिलिएट प्रोग्राम है जो कि बेसिकली कंटेंट और इन्फ्लुएंसर्स पे यहाँ पे काम करता है। ये मार्केटिंग कैसे करते हैं, इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत बड़ा है, 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। फिर इनका नायका नेटवर्क है जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू काम करने के लिए बनाया गया है। फिर इनका नायका की ब्यूटी बुक एंड स्टाइल फाइल्स करके जो कि इनका ब्लॉग्स है। फिर एक एक्सप्लोर करके इनका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिकली ब्यूटी फोरम है, जहाँ पे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर सकते हो। तो वो एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। इवन है ना, नायका ने ऐसा भी किया है कि इनके कुछ B2B बिजनेसेस भी हैं। B2B बिजनेस मतलब एक तो आप है ना ट्रेनिंग देते हो आपके ब्यूटी केयर एक्सपर्ट्स को, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एक्सपर्ट्स को। और नायका धीरे धीरे आने वाले समय में क्या करने वाला है कि जो सामान ये लोग अपनी साइट पे बेच रहे हैं एक कंज्यूमर को, वो धीरे धीरे एक दुकानदारों को भी बेचेंगे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको भी यहाँ पे बेचने लग जाएंगे। बिकॉज इनके पास सप्लाई चेन वगैरह तो है ही, तो ये B2B बिजनेस में भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल मतलब बहुत बड़ा है। इवन नायका के पास कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि एक्सक्लूसिवली इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, या फिर अगर अपन देखें कुछ ब्रांड्स के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। जैसे लॉरियल ने नायका के साथ कुछ यहाँ पे पार्टनरशिप वगैरह करी थी, फिर अदर ब्रांड्स ने भी इनके साथ पार्टनरशिप करी है। इनके टोटल खुद के 15 ब्रांड्स है, जिसमें से तरह तरह के ब्रांड्स है, कॉस्मेटिक्स, नेचुरल्स, फैशन, नायका मेन, RSVP, नाइड, पैपा बेला है, गजरा गैंग है। तो इस तरह के इनके खुद के ब्रांड्स है। खुद के ब्रांड से इनका जो रेवेन्यू आता है 8% आता है, जो अपने को बहुत ज्यादा ट्रैक करना है। बिकॉज 8% जो इनका रेवेन्यू खुद के ब्रांड से आता है उसमें मार्जिन हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। इनके स्टोर फॉर्मेट्स की बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है बीइंग एसेट लाइट मॉडल काफी ज्यादा है, 4.2x है। अच्छा, स्टोर फॉर्मेट की भी बात करेंगे तो इनके बेसिकली 3 तरह के स्टोर फॉर्मेट है। नायका लक्स करके जो 1100 स्क्वायर फीट का है, जिसमें 38 इनके टोटल स्टोर फॉर्मेट्स है। नायका ऑन ट्रेंड है, जिसकी अगर हम बात करें 32 नायका ऑन ट्रेंड है, जिसका 732 स्क्वायर फीट का होता है। नायका कियोस्क बेसिकली ये फ्री स्टैंडिंग यूनिट्स है जो कि 9 करके हैं। तो इस तरीके से इनका ये बिजनेस है। अच्छा, इसके अलावा और इसके बिजनेस में और क्या क्या चीजें हो रही है, तो इनका ओन ब्रांड पोर्टफोलियो में काम करना है, ओमनी चैनल बिजनेस को बढ़ाना है। आने वाली जो स्ट्रेटेजीज है उसकी बात करें, ब्रांड रिलेशनशिप और कंज्यूमर रॉयल्टी को इनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारी चीजें। फिर इन लोग ने बहुत सारी खुद की पार्टनरशिप भी करी थी। ये इनका फ्लाई व्हील है। मोर कंज्यूमर होंगे तो मोर लाइफस्टाइल सेगमेंट्स होंगे, मोर लाइफस्टाइल सेगमेंट होंगे तो मोर ब्रांड्स और सेलर्स आएंगे, मोर ब्रांड्स एंड सेलर्स होंगे तो मोर ट्रांजैक्शंस होंगे। तो इस तरीके से बेसिकली काम करती है। रिचर कंटेंट, हाई ग्रोथ, हाई ट्रैफिक, मोर एंगेजमेंट, बेटर एक्सपीरियंस। तो ये इनका फ्लाई व्हील और विशियस साइकिल है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पे इनका जो स्टोर नेटवर्क है वो मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है। 20 वेयर हाउसेज है, 80 रिटेल स्टोर्स है। तो नेटवर्क जो है बेसिकली अपना जो इनका नेटवर्क है वो मेट्रो सिटीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। तो इससे अभी पता पड़ता है कि नॉन मेट्रो सिटीज़ में अभी भी इनके पास ग्रोथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अब अपन बात करें लास्ट जो अपना टॉपिक है, कंपनी के अंदर बिजनेस रिस्क क्या क्या है। सबसे बड़ी रिस्क एक तो है जो सरकार की ई-कॉम पॉलिसी आई है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे सरकार की एक तो जो अभी ई-कॉमर्स पॉलिसी थी उसमें से बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो फ्लैश सेल पे बैन लगा दिया था। अभी एक और बोला कि आप कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मतलब जो इनके प्राइवेट ओन्ड लेबल्स है वो यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचे जा सकते। आप अपने अदर ब्रांड्स को, खुद के जो ओन ब्रांड्स को आप है ना प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आई थी। बेसिकली जो नायका या फिर इस तरह की कंपनीज जो तरह तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं, ट्रिक्स अपनाते हैं कि कैसे कंज्यूमर को बिहेव, मतलब कंज्यूमर को बाइंग पैटर्न को अफेक्ट किया जाए, उस पर सरकार ने फोकस किया और वो सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे बंद करना जा रही। तो अगर वो ई-कॉम पॉलिसी इंप्लीमेंट होती जो कि अभी ड्राफ्ट फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे नायका का जो प्राइवेट ओन ब्रांड्स है वो सबसे ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। तो वो फिर अपना ना नायका के प्राइवेट ब्रांड्स जो है वो नहीं बिक पाएंगे, जो कि इनके बिजनेस को बिल्कुल हर्ट भी कर सकता है। उसके अलावा इनके बिजनेस में और तरह तरह की रिस्क है। तो बेसिकली बहुत बार ऐसा हुआ है कि इनके कुछ ब्रांड्स ने है ना फेक प्रोडक्ट्स दे दिए थे। फेक प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि है ना बेसिकली रेगुलेशन में प्रॉब्लम कर दी थी। मतलब एक ऐसी कंपनी थी बेसिकली यहाँ पे बेलेजा इटालिया करके, उसके पास लाइसेंस नहीं था बट फिर भी उसने यहाँ पे प्रोडक्ट बेचे हैं। उसके अलावा इनके
उसमें बहुत सारी है ना वर्क कल्चर पे भी बहुत बार है ना सवाल उठ गए हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा हुआ है। और एक कुछ यहाँ पे ना DYNK करके एक कंपनी है जो कि न्यूयॉर्क की, आई थिंक सो। उसने क्या किया था, बेसिकली कंपनी पे ये केस कर दिया कि जो कंपनी का नाइट वाला जो ब्रांड है उस पर यहाँ पे बेसिकली कॉपीराइट का केस लगा दिया था। तो ये इनके बिजनेस के रिस्क है। इनके कुछ जो टॉप बेसिकली वेंडर्स है उनसे बहुत ज्यादा बिजनेस आता है, लगभग 27% इनके टॉप 5 वेंडर्स के थ्रू बिजनेस आता है। टॉप 3 कैटेगरीज से इनका 84% का बिजनेस आता है। तो इनके बिजनेस में इस तरीके की रिस्क है। उसके अलावा बाकी जो नॉर्मल रिस्क है वो तो है ही, उससे इसके अलावा और कोई रिस्क नहीं। सबसे बड़ी रिस्क तो मेरे हिसाब से है कि सरकार की ई-कॉमर्स पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें हो गई अपने नायका के बारे में। अभी इसका जो जीएमपी चल रहा है करीबन 500 से 600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करना बनता है। यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप इसको पहले देखिए किस तरीके से कंपनी काम करती है, बिकॉज वैल्यूएशन स्टीप है। अगर ये शेयर प्राइस मतलब लिस्टिंग इतनी नहीं होती है, मतलब 50% जो इसका जीएमपी चल रहा है 500 रुपए के आसपास, वो अगर यहाँ पे नहीं मिलता है, उससे कम पे ट्रेड होता है 1200-1300 रुपए के आसपास, मैं बोलूंगा एक अच्छा भाव है। और फिर भी अगर अपन को नहीं मिलता है तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी रही है स्टैगर्ड बाइंग एंड स्टैगर्ड सेलिंग की। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर बिजनेस तो है ही, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन स्टीप है, तो थोड़ा बहुत आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि न्यू एज बिजनेस और स्टार्टअप कंपनीज में आप पैसा लगाइए। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग ने जब नजारा कवर किया था 1600, 1700, 1300, 1500 पे भी हम लोग ने बोला था नजारा को बाय करें, और उसमें जो वैल्यू क्रिएट करके दी है लगभग 2x गेन देखने मिले लास्ट 2 महीने के अंदर। और इस तरीके की सिमिलर स्ट्रेटेजी हो सकती है जोमेटो में भी और नायका में भी। तो मेरा तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश ऑन द स्टार्टअप एंड न्यू एज बिजनेस। बट एक वैल्यूएशन का कंसर्न है, तो अपन अभी क्या करेंगे, बहुत ही छोटा परसेंटेज ऑफ अमाउंट, मतलब आपको मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख रुपए का है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप कम से कम 5,000 रुपए यहाँ पे नायका जैसे न्यू एज बिजनेस, यानी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में 10-20 हजार रुपए के यहाँ पे शेयर आप है ना स्टार्टअप कंपनीज के जरूर ले, क्योंकि इनमें जो ग्रोथ है वो किसी और में ग्रोथ नहीं है। तो ये था मेरा व्यू। आज अपन ने लगभग सारी चीजें कवर कर ली है, कंपनी काम कैसे करती है, क्या होता है, कैसे सारी चीजें हैं, क्या रिस्क है, क्या वैल्यूएशन है। इतना डिटेल वीडियो आपने शायद ही यूट्यूब पे देखा होगा। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी सारे जो स्टार्टअप रिव्यूज हैं जो हम लोग ने कवर किए जिनके आईपीओ आने वाले, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहां पे उनके सभी के लिंक्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।